क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी नहीं रही। डीडी शर्मा संगठन के अंदर लोगों के बल पर राजनीति की है। मैंने किसी धन बल या अपने पुश्तैनी मेरी कोई राजनीति नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग बाबे से राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पिताजी से कर रहे हैं। जब मेरे पैदल चलने का तरीका, जब मेरा डोर टू डोर चलने का तरीका को ऊर्जा को देखकर दूसरे लोग उदाहरण देते हैं। राजनीतिक भेदभाव का यदि मैं शिकार नहीं होता तो मैं भी बहुत बड़े पदों पे होता। संगठन के बल पे ही मेरी पहचान बनी है। कुछ लोग 22,000 लेके भी एमएलए बन गए, मैं 40,000 लेके भी नहीं बना। तो मैं उसमें जनता का या पार्टी का या संगठन का क्या कसूर निकालूं? मेरे मुकद्दर का ही कसूर। मेरे को जब लोग मिलते हैं ये कहते हैं कि आपका सपुत्र आपसे भी बहुत बड़ा एनर्जेटिक है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है। यदि पार्टी ने मौका दिया तो हम जरूर पार्टी की सेवा करेंगे लोगों की, और यदि पार्टी किसी और को भी देगी तो हम पार्टी का पूरा साथ देंगे। तो यदि पार्टी हमें मौका देगी तो हम लोगों की सेवा और पार्टी की सेवा जरूर करने के लिए तत्पर। तो जीत तो जनता के हाथ होती है, भगवान के हाथ होती है। जीत हार से कभी डरना नहीं चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र में है, और कुरुक्षेत्र में अगर है तो हमारे नेता हैं डीडी शर्मा। उनका इंटरव्यू ना हो, उनसे राजनीति की बात ना की जाए, राजनीति की बारीकियों पर उनसे चर्चा ना की जाए तो बेईमानी सा होगा। तो इसीलिए आज हम पहुंचे हैं डीडी शर्मा जी के पास। सबसे पहले स्वागत करता हूं शर्मा जी आपका। सबसे पहले तो मैं कंचन टीवी का जो इसको चला रहे हैं उनका और उनके दर्शकों का अपने प्रस्थान पर आने पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, उनको नतमस्तक करता हूं। शर्मा जी, जानना चाहेंगे राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा रहा है आपका, काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। किस तरह से देखते हैं अभी तक के अपने राजनीतिक कैरियर को आप? देखो, मैंने अपनी जो राजनीति है वो खुद एक क्लास सीयर से चल के, मैं एस.ए. जैन कॉलेज के अंदर क्लास का सीआर रहा, फिर जनरल सेक्रेटरी रहा कॉलेज का, फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का संसद सेक्रेटरी रहा, फिर मैं अकेली वोट पर दूसरे गांव के अंदर, गांव खेड़ी मारकंडा के अंदर सरपंच बना। फिर मैं जिला परिषद का सरपंच बना, पीपली अनाज मंडी का आड़ती एसोसिएशन का प्रधान रहा, और एक समय में हमने 2 चुनाव इकट्ठे लड़े। मेरा लड़का रूबल शर्मा जो हरियाणा में सबसे कम उम्र का सरपंच बना, और मैं जिला परिषद का जो ऐसा जोन था जिसमें हमारी बरादरी की कोई लंबी चौड़ी वोट नहीं थी, और ना ही मुझे किसी पार्टी का ऐसा कोई वो था, अपने दम पर मैंने वो दोनों चुनाव जीते। उसके बावजूद मैं बहुत पदों पर रहा, लेकिन मेरे लिए थनेसर का जो गांव खेड़ी मारकंडा है वो अमेरिका, जापान, हॉलैंड, पोलैंड किसी देश से भी कम नहीं है। मेरा आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से जो मुझे जिला कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों ने या थनेसर के जितने भी हमारे साथी थे या गांव खेड़ी मारकंडा के जितने भी पब्लिक थी, उसका मुझे भरपूर समर्थन मिलता रहा। लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। खेड़ी मारकंडा से आपने राजनीतिक कैरियर शुरू किया, या कहा जाए कि आप जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, छात्र नेता भी आप रहे, छात्र नेता के तौर पर शुरुआत की थी, फिर खेड़ी मारकंडा से शुरू होकर फिर आप राजनीति के शीर्ष तक रहे हैं। क्या संतुष्ट है अभी तक के राजनीतिक कैरियर से? मैं अपने राजनीतिक कैरियर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, और जिस तरीके से आज के हालात के अंदर भी बीजेपी पार्टी ने, खासकर माननीय मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का कार्यकाल रहा है, तो आज से दूसरी जिन पार्टियों ने 70 साल राज किया, उनके 70 साल और इनके 7 साल के जो आने वाला समय है, और भी लोग इसको बहुत बड़े धैर्यपूर्ण, बहुत बड़े निष्पक्ष और बहुत बड़ा ईमानदारी का वातावरण देखते हैं। दर्शकों को मैं बता दूं, डीडी शर्मा जी के लिए एक बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि अगर 1000 लाखों की भीड़ अगर इकट्ठी करनी हो तो डीडी शर्मा चुटकियों में कर देते हैं। क्या वाकई में ऐसा आपके लिए कहा जाता है, सच है? तो ये तो मैं क्या कहूँ, पब्लिक कहेगी, या आजकल, पहले तो राजनीति में झूठ भी चल जाया करती थी, लेकिन जब से मीडिया या डिजिटल मीडिया या फेसबुक वगैरह आई हैं, आप किसी भी प्रोफाइल को खोल कर देखेंगे तो वो अपने आप में बयां करती है। और जिस तरीके से आज हमारे हरियाणा के अंदर
माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इतना मोबिलाइजेशन संगठन के अंदर मैंने अपने इस 30-40 साल के कैरियर के अंदर यदि पहली बार ऐसा देखा है कि सरकार होने के बावजूद संगठन इस तरीके से काम कर रहा है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो हिंदुस्तान के सभी स्टेटों में अपना बहुत बड़ा नाम करेगा। अगर डी शर्मा जी के लिए कहा जाए तो कहा जाता है कि चाहे चौटाला परिवार हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, सभी के साथ सीधा संवाद आपका रहा है। क्या इतने मिलनसार हैं, इतने ज़्यादा परिपक्व डी शर्मा हैं कि सीधे संबंध हो जाते हैं किसी भी राजनीतिक घराने से? क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी नहीं रही, मैं सेल्फ मेड राजनीतिक हूँ और मेरे को ऐसी कोई बात नहीं थी छात्र जीवन से, चाहे चौटाला फैमिली का कोई आदमी आया, चाहे हुड्डा साहब का आया, और मैं जब कांग्रेस का जिला प्रधान था या उससे पहले चौटाला की पार्टी में भी जिला प्रधान रहा, मैंने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की, ना जात पात की। यदि मैं जात पात की राजनीति करता, MP और MLA तो आदमी कहीं से भी किसी भी पार्टी का लहर के अंदर बन सकता है, लेकिन दूसरे गांव के अंदर अपनी मातृभूमि ना होकर, अपनी जन्मभूमि ना होकर, दूसरी जन्मभूमि में आकर अकेली वोट पर सरपंच बनना, फिर अपने लड़के को सरपंच बनाना और जिला परिषद का मेंबर बनना, या पीपली जैसी अनाज मंडी जो हिंदुस्तान की गिनी चुनी मंडियों के अंदर है, जहां मेरी बरादरी की खासकर 2 या 3 दुकान हो, उस ऐसे संगठन के अंदर 3 से 4 साल उस मंडी का प्रधान बनना, तो मैंने हर पदों पे काम करके अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। मैंने कभी जात पात की राजनीति नहीं करी। पार्टी से ऊपर उठकर भी कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो समाज को भी अच्छे लगे, और जो दूसरे मोजिज आदमी हैं शहर के, जो भिन्न भिन्न पार्टियों के अंदर भी रहते हैं, जो समाज की दिशा देने वाले लोग हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हुए मुझे अपना प्यार देते हैं। और जब भी मैंने कोई भी संगठन का काम हुआ, भीड़ के लिए मेरे लिए ये थी कि किसी भी रैली के अंदर यदि 1500 गाड़ी भरने का काम किसी ने किया है तो मुझे अपनी बढ़ाई अपने आप नहीं करनी चाहिए। वो वीडियो आज भी, वो जो अखबारों के अंदर बड़ी खबरें हैं, वो आज भी इस चीज़ का गवाह है कि डी शर्मा संगठन के अंदर लोगों के बल पर राजनीति की है। मैंने किसी धन बल या अपने पुश्तैनी मेरी कोई राजनीति नहीं थी। शर्मा जी अपने आप को एक राजनीतिक कहलाना ज़्यादा पसंद करेंगे या बिजनेसमैन कहलाना, क्योंकि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं? देखिए, मेरे पे दोनों चीज़ लागू होती हैं, क्योंकि अपने बिजनेस को पैरेलल बरकरार रखना और अपने आप कमाई करके अपना राजनीति तौर से भी अपने आप को बरकरार रखना, शायद ही ऐसा कोई आदमी, क्योंकि कुछ लोग बाबे से राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पिताजी से कर रहे हैं, कुछ लोगों का सामाजिक दायरा इतना है, लेकिन मैंने तो अपने आप राजनीतिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी, आज भी जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, आज मेरी उम्र लगभग 60 साल है, लेकिन जब मेरे काम करने का तरीका, जब मेरे पैदल चलने का तरीका, जब मेरा डोर टू डोर चलने का तरीका, उसको ऊर्जा को देखकर दूसरे लोग भी उदाहरण देते हैं। ये तो सही बात है, हम भी कहना चाहेंगे शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है और बताना चाहेंगे कि बिजनेस को भी वो पैरेलल चला रहे हैं। उनके जो सुपुत्र हैं, दोनों बेटे हैं, वो भी साथ बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस ही देख रहे हैं, राजनीति भी डी शर्मा की तरह उनके सुपुत्र रूबल शर्मा है, वो राजनीति में भी तकरीबन सक्रिय है। लेकिन क्या वजह है वो भी हम जानना चाहेंगे। शर्मा जी, एक बात आपके लिए कही जाती है कि जो मेहनत राजनीति में आपने की उसका परिणाम आपको नहीं मिला, उसका फल आपको नहीं मिला, जो कद आपका होना चाहिए था राजनीति में, आज तक वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाया है। क्या वजह मानते हैं? कई बार कहावत है ना जी, दादे की करी पोता खाएगा या बाप की करी बेटा खाएगा। मैंने मेहनत की है, लोगों ने मुझे बहुत फल दिया, लेकिन मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो उसमें पार्टियों का या जनता का मैं कसूर नहीं निकाल सकता। लेकिन जो आने वाला समय, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो, और चाहे अगला कोई भी MP MLA का चुनाव हो, तो पब्लिक बहुत कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन एक सवाल मेरा रहेगा, क्या राजनीतिक भेदभाव का शिकार आज तक डी शर्मा जी होते रहे हैं? राजनीतिक भेदभाव का यदि मैं शिकार नहीं होता तो मैं भी बहुत बड़े पदों पे होता, लेकिन मैं संगठन के अंदर ज़्यादा काम करने का इच्छुक रहा और संगठन के बल पे ही मेरी पहचान बनी है। लेकिन कई बार भाग्य भी साथ ना दे। जब मैंने पेवा के अंदर 2014 का चुनाव लड़ा, मात्र 15 दिन के अंदर सेकंड लिस्ट में मुझे टिकट मिली थी। एक सिख बेल्ट का चुनाव था,
हल्का और 2 माननीय कैबिनेट के वजीर थे। लेकिन 15 दिन के अंदर पार्टी ने, संघ ने, संगठन ने, लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैंने 39,900 कुछ वोट ली। कुछ लोग 22,000 लेके भी एमएलए बन गए, मैं 40,000 लेके भी नहीं बना। तो मैं उसमें जनता का या पार्टी का या संगठन का क्या कसूर निकालूं? मेरे मुकद्दर का ही कसूर है। देखिएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है, वो डीडी शर्मा जी हैं। अभी तक वो भेदभाव का शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं। ये तो अगर उनका राजनीतिक कैरियर आप देखते हैं तो राजनीतिक भेदभाव उनके साथ हुआ है, इसी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा और किस्मत का साथ भी उनको नहीं मिला। यही बात वो कहते हैं, इससे इत्तेफाक कंचन टीवी भी रखता है। शर्मा जी, आपकी राजनीतिक विरासत आपके सुपुत्र रूबल शर्मा संभालते हैं, बिजनेस भी संभाल रहे हैं, राजनीतिक कैरियर भी अपना बना रहे हैं। कितना संतुष्ट है उनके राजनीतिक सरगर्मियों से? मैं एक ही बात कहूँगा कि जितने मेरे दोनों सुपुत्र, बड़ा सुपुत्र मेरा रूबल जो हरियाणा में सबसे कम उम्र का सरपंच बन गया था और इतना बड़ा बनाया, उसको वातावरण मिला है। यदि ऐसा वातावरण किसी दूसरी फैमिली को मिल जाए तो बहुत से बच्चे उसको संभाल नहीं पाते। लेकिन मेरे दोनों सुपुत्र बड़े आज्ञाकारी, बड़े सहनशील, राजनीति में भी, आर्थिक तौर से भी और राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से भी। अभी मात्र 3-4 महीने ही रूबल शर्मा को पार्टी ने बहुत बड़ा दायित्व दिया, युवा मोर्चा का, उसको जिला का प्रधान बनाया। लेकिन टोटल जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो ब्लड डोनेशन इस कोरोना काल जैसी महामारी में, चाहे प्लाज्मा की है, चाहे और भी किसी सामाजिक तौर से है, तो मेरे को जब लोग मिलते हैं ये कहते हैं कि आपका सुपुत्र आपसे भी बहुत बड़ा एनर्जेटिक है, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अब अगर बात की जाए नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो यहाँ थानेसर की जो सीट है उसके लिए भी मेयर के चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच ये बात की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि डीडी शर्मा भी इस इलेक्शन को फाइट करने वाले हैं। क्या शर्मा जी, जो लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्या वाकई में डीडी शर्मा की ओर से भी, उनके परिवार से कोई महिला सामने आके चुनाव लड़ने वाली है थानेसर के मेयर का? देखिए, जब मैंने लोकसभा का चुनाव जेजेपी से लड़के, उसके बावजूद मैं मायूस होकर अपने घर बैठ गया था। लेकिन विधानसभा से पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी के बहुत बड़े, जितने भी बड़े ऑफिस के अंदर नेता थे, उन्होंने मुझे इसी शर्त पे ज्वाइन किया था कि लोग तो मांगते हैं मैं स्टेट का चेयरमैन बनूं, मुझे टीए, डीए, गड्डी, कोठी, कार चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा अंदेशा था कि यदि नगर परिषद के चुनाव ओपन होते हैं और उसमें जर्नल में आते हैं, तो उस टिकट के लिए मैंने वहाँ इच्छा जाहिर की थी। यदि पार्टी, जैसे आज जर्नल की महिला का, नगर परिषद थानेसर का जो चुनाव होना है वो महिला का होना है, तो उसमें मेरी जो पुत्रवधू है नेहा शर्मा, वो पढ़ी लिखी भी है, बैकग्राउंड उनकी संघ से भी है, बीजेपी से भी है, और वो राजनीति परिवार से होने के साथ साथ सामाजिक तौर से भी सक्षम है राजनीति करने के लिए। यदि पार्टी ने मौका दिया तो हम जरूर पार्टी की सेवा करेंगे लोगों की, और यदि पार्टी किसी और को भी देगी तो हम पार्टी का पूरा साथ देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है कि अगर पार्टी कहती है, आलाकमान कहता है, आपका पूरा मन है कि चुनाव लड़ा जाएगा? मैंने जो बात रखी कि जब मैंने लोकसभा के बाद विधानसभा से पहले बीजेपी ज्वाइन की, मैंने लोकसभा के अंदर काम किया, उत्तरी हरियाणा के चप्पे चप्पे पे मेरी मेहनत है, तो मैंने ये बात रख के ही ज्वाइन किया था। बाकी पार्टी ने देखना है, जो पार्टी फैसला करेगी तो वो हमें मान्य होगा। तो वही शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपकी इच्छा है कि चुनाव लड़ा जाए, क्या आला कमान में इस बात से इत्तेफाक रखता है? क्या उनको अपना वो वादा याद है? क्या वो अब इस बार आपको आशीर्वाद देंगे? बिल्कुल। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने जो 70 साल पुरानी कांग्रेस को पीछे छोड़ा है, उसकी एक ही तो सोच है कि एक परिवार से एक ही पद हो, हर कार्यकर्ता को मौका लगे। देखिए, एक नौजवान आदमी को जो 2 बार का एमएलए था, जिसकी कोई लंबी चौड़ी बैकग्राउंड नहीं, उत्तराखंड के अंदर सीएम बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी नीतियों पे चलने वाली, छत्ती बरादरी को साथ लेके चलने वाली, हर कार्यकर्ता को साथ लेके चलने वाली, और परिवार में एक पद, एक उसको सिस्टम को बनाने वाली पार्टी है। तो यदि पार्टी हमें मौका देगी तो हम लोगों की सेवा और पार्टी की सेवा जरूर करने के लिए तत्पर हैं।
चलिए शर्मा जी, मान लेते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे देती है, आपकी पुत्रवधू को चुनाव लड़वा देती है, तो कौन से वादे, कौन से काम हैं जो आप थानेसर के लिए करने वाले हैं, लोगों का भला कैसे करेंगे? देखिए, जो थानेसर नगर परिषद तक आज तक रहे सम्मानीय, उन्होंने भी बहुत काम किए, लेकिन फिर भी कुछ काम रह जाते हैं। जो भी शहर का, चाहे सफाई का काम है, चाहे स्वास्थ्य का काम है, चाहे शिक्षा का काम है, चाहे और डेवलपमेंट का काम है, चाहे हाउस टैक्स का काम है, चाहे पानी का काम है, चाहे गली और नाली का काम है, क्योंकि अब शहर काफ़ी फैल गया है। जो काम बचे हैं उनको हम अपनी तरफ से पूरा शहर के वासियों के लिए बड़े दिल और लगन से करने का काम करेंगे, और जो हमारे पुराने साथियों ने किए हैं उनको भी हम बड़ी उससे निष्ठापूर्वक जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने का काम करेंगे। शर्मा जी, चलो मान लीजिए आप अच्छे काम कराएंगे, लेकिन आला कमान आपको टिकट क्यों दे? क्या वजह है, क्यों आपको टिकट दी जाए? क्या सिर्फ इसीलिए कि आप कर्मठ कार्यकर्ता हैं इसीलिए आपको टिकट दी जाए, या जनता भी आपसे इत्तेफाक रखती है? जनता आपको प्यार क्यों दे? देखिए, जनता का प्यार तो जब मैंने एक बात बताई कि जो आदमी छोटी उम्र में सरपंच बन जाए, जो आदमी जिला परिषद का मेंबर बन जाए, ऐसी मंडियों का जिले का प्रधान बन जाए, हर संस्थाओं का, सामाजिक तौर से यदि आप इस शहर के अंदर सर्वे करोगे, देखोगे, तो जनता अपने आप कहेगी कि ऐसे एनर्जेटिक आदमियों को भी मौका मिलना चाहिए जो 36 बरादरी का भला करके चले। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप अपनी? जीत तो चुनाव से पहले ही लोग जब आप सर्वे करेंगे ना, अपने आप बता देंगे। ये बात मेरे मुंह नहीं बनती। चाहे संगठन के लोग हैं, चाहे शहर के भिन्न भिन्न बरादरियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं, जब आप उनमें जाके पूछोगे चारों ओर, तो जीत तो जनता के हाथ होती है, भगवान के हाथ होती है। जीत हार से कभी डरना नहीं चाहिए। देखिएगा, ये डीडी शर्मा जी हैं, बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि अगर संगठन उन पर दाव खेलता है, अगर उनकी वफादारी का इनाम देता है, तो वो चुनाव में जाएंगे। और जो उन्होंने सामाजिक काम किए हैं, लोगों के बीच रहे, जनता के बीच रहे, उसी के दम पर वो जीत भी दर्ज करेंगे, और फिर विकास का जो रास्ता वो सोचे बैठे हैं, जो एक ब्लूप्रिंट उनके दिलो दिमाग में है, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और थानेसर को विकास की बयार पर वो लेकर जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा डीडी शर्मा जी, कंचन टीवी से बात करने के लिए। मैं भी कंचन टीवी का और आपका तहे दिल से, जब आप जैसे लोगों ने मुझ जैसे छोटे से आदमी के प्रस्थान पर आकर इस काबिल समझा कि मैं इतने बड़े चैनल के ऊपर अपनी बात रख सकूं। यदि कोई मेरे से, आपके माध्यम से ऐसी बात लगी हो, संगठन को, संघ को, जनता को, या किसी को ऐसा लगे हो, उसके लिए मैं क्षमा याचना करते पुनः से अपने शहर वासियों के लिए उनकी अच्छी भविष्य की कामना करते, और आपके टीवी के चैनल की भी अच्छी भविष्य की कामना करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे डीडी शर्मा जी, जो बड़ी ही शालीनता से, सरलता से, इसी के लिए वो जाने जाते हैं, बड़े ही परिचित, चिर परिचित अंदाज में बात रखते हैं, बहुत शालीन है। अगर आप उनसे पहली बार भी मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि पहली बार इन शख्स से मिल रहे हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर वो रहे हैं, राजनीति में एक बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी बहुत शालीन है, बहुत ही ज़्यादा वो साधारण से व्यक्तित्व के धनी हैं, और ऐसा ही उनकी विरासत है जो उनके बच्चों में दिखता है। और आप भी अगर इस इत्तेफाक रखते हैं, आप भी अगर कहते हैं कि वो जनता की पहली पसंद हो सकते हैं, वो मेयर का चुनाव लड़ने के लिए काबिल है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उनके अगर अच्छे काम किए हैं तो वो भी हमें बताइएगा। अगर आपसे उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हो तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। कंचन टीवी आपकी आवाज़ डीडी शर्मा तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है और शेयर कर रहा है और कमेंट और लाइक कर रहा है। और दोस्तों, कंजूसी मत कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंचन टीवी न्यूज चैनल यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, लिंक्डइन पर है, ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम और कू पर भी हम हैं। वहां भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।